अध्याय 221 उड़ान। पत्थर के कमरे के भीतर एक इंसान और एक बिल्ली जमीन पर बैठे साधना कर रहे थे। आधे दिन बाद फ्लास्क ने शराब का एक और बैच बनाया जिसने एक आध्यात्मिक गंध दी। भले ही यह आध्यात्मिक श्रेणी की शराब नहीं बनी थी, नकुल शॉ की बाईं आंख के माध्यम से वे अभी भी बता सकते थे कि शराब उन लोगों के शरीर में सुधार कर सकती थी जो आरोही क्षेत्र असेंडेड रेल्म में थे। उन्होंने ये भी पाया कि फ्लास्क जितनी देर शराब को बनाती थी, शराब का स्तर उतना ही ऊंचा होता था और इसमें सच्ची आध्यात्मिक शराब बनाने का भी मौका था। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली ने 50-50 बांटने का सौदा किया था। शराब के प्रति छोटी चोर बिल्ली की इच्छा खजाने के प्रति उसकी इच्छा के स्तर तक पहुंच गई थी। उसके बाद इंसान और बिल्ली चुपचाप पत्थर के कमरे में साधना करने लगे। नकुल शॉ अपनी साधना को मजबूत कर रहे थे जबकि रहस्यमय तरल से और अधिक क्षमता निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि छोटी चोर बिल्ली ने कीट के शव को पूरा निगल लिया था, उसने इसे पूरी तरह से नहीं पचाया था। 2 दिन बाद नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली दोनों से निकलने वाली आभाएं बढ़ गई थीं। नकुल शॉ को बिल्ली की सटीक ताकत का पता नहीं था, लेकिन कबीले में कोर शिष्यों का ध्यान रखने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलायंस बैंक्वेट गठबंधन भोज के लिए केवल 10 दिन बचे हैं और मेरा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नकुल शॉ ने लौटने का फैसला किया। इंसान और बिल्ली हवा में उड़ गए और उन्होंने चांदी के क्रिस्टल क्षेत्र को छोड़ दिया। नकुल शॉ ने नीचे की कब्रों का सर्वेक्षण किया, लेकिन उन्होंने करीब जाने की हिम्मत नहीं की। ये 100 कब्रों के अभिशाप वाले एक निषिद्ध क्षेत्र था जिसका मूल इन कब्रों से आया था। भले ही कब्रों में शव मर गए थे, फिर भी वे एक भयानक आभा बिखेरते थे जिसने पुष्टि की कि वे सभी जिंदा रहते हुए ट्रू स्पिरिट दायरे या उससे ऊंचे स्तर के अस्तित्व थे। कोई कब्रों के जितना करीब जाता था, रहस्यमय कटाव शक्ति उतनी ही मजबूत होती थी। सफ़ेद हड्डियों की जमीन पर लौटते हुए नकुल शॉ को एक बार फिर से सफ़ेद कंकालों के हमलों का सामना करना पड़ा। लाइटनिंग विंड पाम। नकुल शॉ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिजली और हवा के संयोजन के बीच कंकाल धूल में बिखर गए। इस समय 7वें आकाश के कंकाल भी नकुल शॉ द्वारा आसानी से संभाले गए। सफ़ेद हड्डियों की जमीन से बाहर निकलने के बाद धुंध का क्षेत्र दिखाई दिया। कब्रें इस जगह का मूल होनी चाहिए। सफ़ेद हड्डियों की जमीन आंतरिक घेरा है और धुंध का क्षेत्र बाहरी घेरा है, नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला। धुंध के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किसी की इंद्रियां बाधित हो जाएंगी और वे अपनी दिशा की भावना खो देंगे। जहां तक वे सफलतापूर्वक भागने में सक्षम थे, ये भाग्य पर निर्भर था। एक बार जब कोई सफ़ेद हड्डियों की जमीन में प्रवेश करता था तो वे अभिशाप की शक्ति से प्रभावित होते थे। श्वा यिन शैडो क्लॉक फड़फड़ाया और नकुल शॉ एक नीले निशान में बदल गए जो कभी कभार बिजली की सिजल देता था जो धुंध के क्षेत्र की सीमाओं की ओर तेजी से बढ़ गया। अचानक नकुल शॉ को कुछ महसूस हुआ और वे तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। एक पल बाद 2 शक्तिशाली आभाएं धुंध के क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। उनमें से एक भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी था जबकि दूसरी एक बूढ़ी औरत थी। दोनों के चारों ओर ट्रू स्पिरिट की हवा थी जो धुंध के क्षेत्र में रहस्यमय शक्ति का थोड़ा सा मुकाबला भी कर सकती थी। जाहिर है ये दोनों लोग ट्रू स्पिरिट दायरे में थे। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि वास्तव में अपने नाम के अनुसार है। मेरी आध्यात्मिक समझ यहाँ केवल 1 गज तक ही फैल सकती है, भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने आह भरी। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि का अभिशाप कुछ ऐसा नहीं है जिसका ट्रू स्पिरिट दायरे वाले मुकाबला कर सकें। अतीत में जो लोग इस जगह से बच निकले थे वे सभी शापित थे और कुछ ही सालों में मरने से पहले वे पागल हो गए थे, बूढ़ी औरत ने मनाया। नकुल शॉ, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, ने महसूस किया कि उनका दिल सिकुड़ गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि का अभिशाप इतना भयानक था। यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट दायरे वाले भी जो इस जगह से बाहर निकलने में बच गए थे, अंत में मर गए थे। क्या इस अभिशाप का एक हिस्सा अभी भी उन पर हो सकता है? भले ही नकुल शॉ के पास उनकी रहस्यमय बाईं आंख थी, वे निश्चित नहीं थे। इसके अलावा जैसा कि दिख रहा था, उनके सामने के दोनों लोग कबीले के एल्डर्स से जाहिर तौर पर ज्यादा मजबूत थे। इस बूढ़े आदमी के पास केवल 10 साल का जीवन बचा है और मेरे लिए धूल के इस क्षेत्र में ट्रू लॉर्ड दायरे और ओरिजिन कोर दायरे में प्रवेश करना असंभव है। प्राचीन मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार अगर मैं इस जगह को छोड़ सकता हूं तो सफलता की संभावना कम से कम 10 गुना ज्यादा है। भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। ट्रू स्पिरिट दायरे के दोनों लोगों को अपनी आंखों से दूर भेजते हुए नकुल शॉ ने उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी बाईं आंख का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वे जानते थे कि इस क्षेत्र में किसी की इंद्रियां प्रतिबंधित थीं। इसी कारण से दोनों नकुल शॉ को महसूस नहीं कर सके, जिनके पास इन शैडो क्लॉक की मदद भी थी। कुछ देर बाद नकुल शॉ ने एक जोरदार चिल्लाहट सुनी। भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े हड्डियों की जमीन में प्रवेश कर गए थे। वे दोनों प्राचीन मंदिर के एल्डर्स होने चाहिए। मैं इंतजार करूंगा और स्थिति देखूंगा। नकुल शॉ ने कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया।
धुंध का क्षेत्र उनके लिए फायदेमंद था, वे यहाँ पाए जाने से डरते नहीं थे। कुछ देर बाद हड्डियों की जमीन से एक चीख आई। क्यों? हवा में उड़ने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्होंने भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े को हड्डियों की जमीन से पीछे हटते हुए देखा। बूढ़ी औरत तुरंत उनके पास पहुंची और स्थिति के बारे में पूछा। भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े डर से भरे हुए थे और वे कांपना बंद नहीं कर सके। अपने चेहरे के हरे होने के साथ वे अंततः बोल पाए, अभिशाप ने मेरे शरीर को घेर लिया है और मेरी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। फिर भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े जमीन पर पालती मारकर बैठ गए और महिला की मदद से कुछ आध्यात्मिक गोलियां खाईं। नकुल शॉ का चेहरा अजीब था। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को क्या संक्रमण हुआ था? दूर से खड़े होकर उन्होंने बूढ़े आदमी का निरीक्षण करने के लिए अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया। हालांकि जब नकुल शॉ की बाईं आंख ने भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े को स्कैन किया तो उनका दिल ठंडा हो गया और वे एक ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अपनी बाईं आंख के माध्यम से उन्होंने भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े के शरीर के चारों ओर खून से सनी अदृश्य सफ़ेद हाथों को रेंगते हुए देखा। भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े के अंगों को अदृश्य हाथों द्वारा खत्म किया जा रहा था। इस दृश्य ने नकुल शॉ के बाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े के बगल में बूढ़ी औरत भी बेचैन महसूस कर रही थी और उसे अपनी सच्ची शक्ति का संचालन करते हुए एक निश्चित दूरी बनाए रखनी पड़ी। जब बूढ़ी औरत पास आती तो सफ़ेद अदृश्य हाथ भी उस पर हमला करते। बेशक भले ही वे हाथों के अस्तित्व को नहीं देख सकते थे, वे उनसे आने वाले खतरे को सहज रूप से महसूस कर सकते थे। नकुल शॉ की आंखें दया से भर गईं। वह भूरे रंग के कपड़े पहने बड़े शायद आधे साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि वास्तव में निषिद्ध है। नकुल शॉ काफी डर गए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटी चोर बिल्ली उन्हें ऐसी खतरनाक जगह पर लाएगी। अगर उन्हें पहले यहाँ की स्थिति के बारे में पता होता तो नकुल शॉ 100 और हिम्मत होने पर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। नकुल शॉ ने तुरंत अपनी बाईं आंख का संचालन किया ताकि बिल्ली और उनकी स्थिति की जांच की जा सके, लेकिन उन्हें पता चला कि कुछ भी गलत नहीं था। नकुल शॉ ने चैन की सांस ली। नकुल शॉ अभिशाप से क्यों प्रभावित नहीं हुए, इसका कारण रहस्यमय बाईं आंख थी। यह एक टोकन की तरह था जो अभिशापों की शक्ति को दूर कर सकता था। जहां तक छोटी चोर बिल्ली की बात है, उसका इतिहास बेहद रहस्यमय था और वही थी जो उन्हें यहाँ पहली बार लाई थी। छोटी चोर बिल्ली, अगली बार ऐसा मत करना। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से छोटी चोर बिल्ली को ठंडी निगाह से देखा। छोटी चोर बिल्ली ने एक ठंडी हिचकी ली और उसने अपनी सिर को कई बार हिलाया, इससे पहले कि वह प्राचीन सिक्के को बाहर निकाले और उदास होकर उसके साथ खेलने लगे। नकुल शॉ जानते थे कि केवल रहस्यमय बाईं आंख ही छोटी चोर बिल्ली को नियंत्रित कर सकती थी, नहीं तो बिल्ली के रवैये के साथ उसने ट्रू स्पिरिट दायरे वालों के साथ भी क्यों परेशान नहीं किया। कुछ समय बाद भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत उड़ गए। इससे पहले कि वे चले जाते, नकुल शॉ ने बूढ़ी औरत को कहते हुए सुना, यह मेरी बात नहीं सुनने के लिए है। पिछले 1000 सालों में केवल लॉर्ड पैट्रियार्क 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि में जाने और बिना नुकसान के लौटने में सक्षम थे, लेकिन यहाँ तक कि पैट्रियार्क भी इस जगह को जीत नहीं पाए। अब हम जो कुछ कर सकते हैं वह आयरन ड्रैगन देश में जाकर डिवीजन लीडर को ढूंढना है। वे बेहद रहस्यमय हैं लेकिन मानसिक ऊर्जा तकनीकों में गहन हैं। शायद कोई रास्ता है। दोनों के चले जाने के कुछ समय बाद नकुल शॉ की आकृति दिखाई दी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या वह पैट्रियार्क स्कारलेट मून पैट्रियार्क हैं? वे अब और नहीं रुके और वे उसी रास्ते से निकल गए जिससे वे धुंध के क्षेत्र से आए थे। 2 दिन बाद नकुल शॉ ने स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में 2 सिर वाला सिल्वर क्राउन पक्षी पाया। 2 सिर वाला सिल्वर क्राउन पक्षी आसमान का एक लॉर्ड था जिसकी ताकत छठे आकाश वालों के बीच अतुलनीय थी, लेकिन नकुल शॉ की ताकत अब कबीले से बाहर निकलने की तुलना में कम से कम दोगुनी थी। केवल लोहा बो को खींचने से वे एक 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी को मारने में सक्षम थे। मिशन में 4 सिर की जरूरत थी और नकुल शॉ को जल्द ही एक और मिला। इस बार नकुल शॉ ने उसे नीचे नहीं मारा, इसके बजाय उन्होंने 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी को नियंत्रित करने के लिए एक मानसिक ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया। अगर प्राचीन मंदिर से कोई यहाँ होता तो वे दंग रह जाते। नकुल शॉ, जो 5वें आकाश पर थे, ने एक याओ जानवर को नियंत्रित किया था जो छठे आकाश पर था। ये पहले से ही अविश्वसनीय था। इसके अलावा 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी के 2 सिर थे, जिसका मतलब था कि इसे नियंत्रित करना दोगुना मुश्किल था। नकुल शॉ 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी पर बैठे और वे स्काई मून माउंटेन लौट आए। वह 2 सिर वाला याओ जानवर क्या है? स्काई मून कबीले के शिष्य घबरा गए और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हों। 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी, यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों के लिए भी अतुलनीय अस्तित्व थे। जब उन्होंने 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षियों के ऊपर नकुल शॉ को देखा तो उनकी आंखें सम्मान और यहाँ तक कि प्रशंसा से भर गईं। नकुल शॉ ने 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षियों को मारने का मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कई उप प्रमुखों ने इस 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी को खरीदने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाई।
एक 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी का मालिक होना कितना अच्छा होगा। ये जॉइंट गोल्डन एशियन ईगल के अलावा सबसे अच्छी सवारी होगी। महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि नकुल शॉ एक जानवर प्रशिक्षक थे जो 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी के मन की स्थिति को प्रभावित कर सकते थे, जिसने पक्षी को प्रशिक्षित करना आसान बना दिया। 1 घंटे बाद नकुल शॉ ने 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी को उप प्रमुख अरविंद कुमार को बेच दिया और उन्होंने न केवल मिशन के पुरस्कार प्राप्त किए, उन्होंने दसियों हजार अवमानक प्राइमल क्रिस्टल स्टोन भी कमाए थे। उप प्रमुख अरविंद कुमार का चेहरा लाल था और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। बेशक प्राइमल क्रिस्टल स्टोन कमाना इतना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक नकुल शॉ को उप प्रमुख अरविंद कुमार को 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षियों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। इस दिन कोर शिष्य जय बाहर से लौटे और उनकी साधना 5वें आकाश के चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन जब जय ने नकुल शॉ को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदल गई, क्योंकि नकुल शॉ की साधना उनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा थी, जो 5वें आकाश की पूर्णता तक पहुंच गई थी, 6ठे आकाश से ज्यादा दूर नहीं थी। लगता है कि मेरा प्रयास और इसमें शामिल जोखिम इसके लायक था, नकुल शॉ ने अपने दिल में आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। ये पहली बार था कि उन्होंने जय को पार किया था। इस समय एलायंस बैंक्वेट के लिए केवल कुछ ही दिन बचे थे। 13 कबीले के एलायंस बैंक्वेट के लिए अभी भी 5-6 दिन बचे हैं, लेकिन जहां यह आयोजित किया जाता है वह स्काई मून माउंटेन से बहुत दूर है, इसलिए हम 2 दिनों में निकलेंगे। पहले बड़े ने नकुल शॉ और मयंक को बाहर बुलाया। जब पहले बड़े की नज़र नकुल शॉ पर पड़ी तो उनकी आंखों में खुशी चमक गई। मयंक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा मार्शल भाई पहले ही 6ठे आकाश में आधा कदम था। नकुल शॉ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे, क्योंकि उनके नीले बाल हवा में उड़ रहे थे। उनके होठों पर एक मुस्कान थी और उनसे एक अवर्णनीय आत्मविश्वास आया जिसने उन्हें और अधिक रहस्यमय बना दिया। कबीले में लौटने के बाद वे एलायंस बैंक्वेट के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस पल से कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें उड़ने से रोक सके। अध्याय 222 भगवान की आध्यात्मिक आंख। ऐसा लगता है कि नकुल को इस बार बाहर जाने पर कुछ अच्छा भाग्य मिला है, पहले बड़े ने खुशी से कहा। मयंक का दिल धड़क गया। उनके इस जूनियर मार्शल भाई का दबाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कबीले के भीतर सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जय होगा, लेकिन नकुल शॉ सीधे जय से आगे निकल गए थे और हेड डिसिपल के उनके पद के करीब पहुंच रहे थे। वास्तव में लेकिन ये भी काफी खतरनाक था। नकुल अभी भी थोड़े डरे हुए थे। भाग्य आमतौर पर खतरे के साथ मौजूद होता है, ये कुछ ऐसा था जो पहले बड़े और मयंक दोनों जानते थे। भाग्य की तलाश में मरने वाले लोगों की असीमित संख्या थी। केवल वे जो खतरे से बचने में सक्षम थे, सच्चे प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक सोचते हुए पहले बड़े ने नकुल के प्रति ज्यादा महत्व रखा। बाद वाले की प्रतिभा ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस के भीतर सबसे अच्छा इनहेरिटेंस प्राप्त हुआ था। फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस का 10,000 साल का रिकॉर्ड उनके द्वारा तोड़ा गया था, और अब नकुल की साधना सिर्फ 10 दिनों की छोटी अवधि में नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। क्या एक सामान्य प्रतिभाशाली के पास ऐसा भाग्य होगा? इसका क्या मतलब था? इस बच्चे का भाग्य शायद जय से भी ज्यादा महान है। जब पहले बड़े ने यहाँ तक सोचा तो वे थोड़ा उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाए। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने इतने शक्तिशाली भाग्य वाले किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं मिले थे। यहाँ तक कि जय की भी नकुल से तुलना नहीं की जा सकती थी। उन दोनों ने अनुभव के लिए बाहर गए थे, लेकिन जय की साधना में वृद्धि जाहिर तौर पर नकुल की तरह ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा महान भाग्य वाले लोग भी आमतौर पर अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते थे, इसलिए ये कहावत है, जब एक इंसान को दाव मार्ग प्राप्त हुआ तो मुर्गियां भी चढ़ गईं। मयंक चिंतित थे और उन्हें नहीं पता था कि अपने जूनियर मार्शल भाई का सामना कैसे करें, जिनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। अगर यह जारी रहा तो हेड डिसिपल का उनका पद खो सकता है। पहले बड़े ने भी अपने शिष्य की चिंता को पाया और अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। इसी क्षण नकुल बोले, भाई मयंक, चिंता मत करो, मुझे हेड डिसिपल के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहने के बाद पहले बड़े हैरान थे और मयंक को नहीं पता था कि क्या कहना है या क्या करना है। नकुल के शब्द बहुत सीधे थे और कुछ हद तक अनादरपूर्ण थे, लेकिन क्योंकि उनके गुरु एक ही थे तो इस तरह से कहना बेहतर था। इसके अलावा नकुल ने मानसिक ऊर्जा से बाद वाले को प्रशिक्षित करते समय मयंक के दिल में गांठ को पहले ही ढूंढ लिया था। भाई नकुल, क्या तुम्हें वास्तव में मुझे हराने का आत्मविश्वास है? मयंक ने दुखी होकर कहा, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो वे बहुत आश्वस्त नहीं थे। सच्चाई ये थी कि उन्हें अपने इस रहस्यमय जूनियर मार्शल भाई को जीतने का आत्मविश्वास नहीं था। जब वे पिछली बार प्रशिक्षण ले रहे थे तो नकुल की मानसिक ऊर्जा तकनीक ने एक बार काम किया था और अब नकुल की साधना तेजी से बढ़ गई थी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे बिट्टू को हराने का कम से कम 70% मौका है। नकुल के शब्दों में एक मोड़ आया। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे मयंक को हरा सकते हैं, बल्कि बिट्टू को विषय के रूप में इस्तेमाल किया।
बिट्टू को हराओ। मयंक ने एक ठंडी सांस ली। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 3 कबीले की पार्टी में बिट्टू की शक्तिशाली ताकत उनके दिल में अंकित हो गई थी और वे यकीनन हार गए थे। जब पहले बड़े ने ये सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके इस शिष्य से खुशी उम्मीदों से बहुत दूर थी। लेकिन पहले बड़े नकुल के शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करेंगे। अपने पूरे जीवनकाल में उन्होंने बहुत सारे अति आत्मविश्वासी प्रतिभाशाली लोगों को देखा था जो अंत में बुरी तरह हार गए थे। घमंड मत करो। आधे महीने पहले लिनमून कबीले के बिट्टू ने 7वें आकाश के आरोही दायरे में प्रवेश किया और उनकी कोर डिसिपल तनु 6ठे आकाश के चरम पर पहुंच गईं। पहले बड़े ने ठंडी सांस ली और नकुल की आग बुझाने के लिए ये कहा, 7वें आकाश का आरोही दायरा। मयंक चौंक गए। यह मानना मुश्किल था कि युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने पहले ही 7वें आकाश के आरोही दायरे तक पहुंच लिया था। नकुल की अभिव्यक्ति सामान्य थी लेकिन उन्होंने अपने दिल में आह भरी। उन्होंने पहले ही गणना कर ली थी कि बिट्टू के अलायंस बैंक्वेट से पहले 7वें आकाश में प्रवेश करने की कोशिश करने का एक छोटा मौका था और यह वास्तव में हुआ था। मेरे दिल की गांठ को सुझाने में मदद करने के लिए भाई नकुल, धन्यवाद। मयंक ने नकुल की ओर कृतज्ञता और जटिलता से देखा। नकुल ने सीधे तौर पर कहा था कि क्या गलत था और मयंक की दिल की गांठ को खोलने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगर नकुल ने यह नहीं कहा होता तो मयंक बहुत दबाव में होते और शायद ईर्ष्या भी करते, जिससे वे अथाह में गिर जाते। नकुल नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई लड़ाई हो, इसलिए वे सीधे मुद्दे पर गए। इस क्षण मयंक के दिल की स्थिति ज्यादा व्यापक हो गई और उन्हें कुछ भी नहीं रोक रहा था, जिससे उन्हें अपनी साधना को बेहतर बनाने का और ज्यादा मौका मिला। पहले बड़े ने ये सब अपनी आंखों में लिया और सिर हिलाया। नकुल के कार्य अहंकारी और लापरवाह लग रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे सरल और सबसे सीधे तरीके से समस्या को हल कर दिया था। मयंक के जाने के बाद केवल नकुल और पहले बड़े ही बचे थे। नकुल, और क्या है? पहले बड़े ने पूछा। नकुल ने 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि से जानवर की खाल निकाली और उसे पहले बड़े को सौंप दिया। पहले बड़े ने जानवर की खाल पर लिखे लेखों को स्कैन किया और उनकी अभिव्यक्ति बदलती रही। पहले बड़े जाहिर तौर पर जानवर की खाल पर लिखे शब्दों को जानते थे और उससे कोई रहस्य देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने से बच गए। पहले बड़े ने गहरी सांस ली और अपना सदमा और अविश्वास व्यक्त किया। 100 कब्रों की निषिद्ध भूमि महाद्वीप पर 7 निषिद्ध स्थानों में से एक थी और पिछले 1000 सालों में केवल स्कारलेट मून पैट्रियार्की बिना नुकसान के इससे पीछे हटने में सक्षम थे। पहले बड़े अभी भी बेचैन थे और उन्होंने नकुल के शरीर की जांच की। अगर इस शिष्य को अभिशाप लगा होता तो क्या मेरी साधना बढ़ जाती? और जैसा कि उम्मीद थी, पहले बड़े को नकुल के शरीर से कुछ भी नहीं मिला। भले ही नकुल को अभिशाप लगा होता, ट्रू स्पिरिट दायरे वाले लोग शायद इसे तोड़ नहीं पाते। बेशक नकुल ने जानवर की खाल पहले बड़े को क्यों सौंपी, इसका कारण यह था कि वे कुछ सवाल पूछना चाहते थे। क्या कबीलों के बीच की रैंकिंग वास्तव में मौजूद है? एक स्टार कबीला कितना मजबूत होगा? नकुल ने अपने सवाल पूछे। ये सिर्फ एक किंवदंती है। अगर फैक्शंस को सितारों के अनुसार स्थान दिया गया था तो एजियोर फ्लावर महाद्वीप के इतिहास में किसी भी ताकत या फैक्शन ने 1 स्टार से ऊपर भी नहीं पहुंचा है। पहले बड़े ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर नकुल चकित रह गए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ब्रोकन मून कबीला 1 स्टार भी नहीं था? सितारा रैंकिंग के अनुसार इस महाद्वीप में 10 सबसे मजबूत फैक्शंस को मुश्किल से 1 सितारा माना जा सकता है। कड़ाई से बोलते हुए, केवल कुछ 100 साल पहले के स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म को एक सच्चा 1 स्टार फैक्शन माना जा सकता था। जहां तक ब्रोकन मून कबीले की बात है, यह आधा सितारा भी नहीं है। इसके अलावा आधे सितारे और 1 सितारे के बीच का अंतर 10 से सैकड़ों गुना ज्यादा है। बेशक इसे सच नहीं माना जा सकता है। जब पहले बड़े बोले तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। सितारों द्वारा ताकतों को रैंक करना केवल एक किंवदंती थी। रैंकों के अनुसार ब्रोकन मून कबीला आधा सितारा भी नहीं था और 1 सितारा ताकतें आधे सितारा ताकतों से 10 से सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत थीं। अगर यह इस तरह जारी रहा, 1.5 सितारे, 2 सितारे, 5 सितारों तक, तो एक 5 सितारा ताकत कितनी विनाशकारी होगी। एक 2 सितारा ताकत के कुछ नौकर पहले ही ब्रोकन मून कबीले को नष्ट कर सकते थे, इसलिए 5 सितारा ताकत के बारे में सोचें भी मत। बहुत सारी किंवदंतियां हैं। तुम पुस्तकालय में जाकर वहां के रिकॉर्ड पढ़ सकते हो। पहले बड़े ने आह भरी और ऐसा लग रहा था कि वे और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे। नकुल सेंट्रल हॉल डिवीजन में वापस लौटे और पुस्तकालय में कदम रखा। जल्द ही नकुल ने सितारों से संबंधित रिकॉर्ड पाए। इसके अनुसार एक आधे सितारे के कबीले को ट्रू लॉर्ड दायरे में कम से कम एक व्यक्ति और ट्रू स्पिरिट दायरे में 10 अन्य लोगों के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की एक गुच्छा की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रोकन मून कबीला न केवल एक आधे सितारे का फैक्शन नहीं था, बल्कि वह इससे बहुत दूर था। एक निश्चित समय में नकुल ने समय की शुरुआत के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड के अनुसार एक डेसोलेट महाद्वीप मौजूद था।
डेसोलेट युग विशाल था और समय की शुरुआत से वहां था, देवताओं और राक्षसों को जन्म देता था जिन्होंने जबरदस्त शक्ति को नियंत्रित किया और लगभग अमर थे। समय के बीतने के बीच डेसोलेट महाद्वीप पर असीमित नस्लें दिखाई दीं। जब तक एक दिन नहीं, एक लड़ाई हुई जिसमें देवताओं, राक्षसों और प्राचीन गॉड किंग्स ने भी भाग लिया। उस लड़ाई ने सूरज और चांद को हिला दिया और यहाँ तक कि पृथ्वी को भी फाड़ दिया। अंत में पैतृक देवताओं को लड़ाई में घसीट लिया, जिन्होंने निषिद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया, एक विनाशकारी हवा का तूफान बनाया जिसने डेसोलेट महाद्वीप को चकनाचूर कर दिया। डेसोलेट महाद्वीप के चकनाचूर होने के बाद दुनिया खत्म नहीं हुई। इसके बजाय यह विशाल महाद्वीप अरबों और खरबों टुकड़ों में विभाजित हो गया और प्राचीन देवताओं की रक्त रेखा इस टुकड़ों में विलय हो गई। किंवदंती कहती है, एजियोर फ्लावर महाद्वीप डेसोलेट महाद्वीप के अरबों और खरबों टुकड़ों में से एक था। जब नकुल ने ये किंवदंती देखी तो उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। अगर यह सच था तो डेसोलेट महाद्वीप बहुत बड़ा होगा, सिर्फ एक टुकड़ा एक दुनिया के आकार का होगा। वे जाहिर तौर पर इस पर विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि वे आधे विश्वास करते थे कि सितारा रैंकिंग। नकुल ने रिकॉर्ड बंद कर दिया और मुड़कर चले गए। नकुल को अचानक एहसास हुआ कि जब उन्होंने इन किंवदंतियों को पढ़ा तो छोटी चोर बिल्ली की आंखें चमक गईं। उसी क्षण जब वे मुड़े, एक स्मृति सुनाई दी, प्राचीन टूट गया है और प्राचीन देवताओं को मारा जाएगा जो एक खरब धूल में बदल जाएंगे। यह आवाज़ बहुत परिचित थी और यही वह थी जो नकुल ने पहली बार सुनी थी जब उन्हें रहस्यमय बाईं आंख मिली थी। नकुल का शरीर जम गया और वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। प्राचीन टूट गया है और प्राचीन देवताओं को मारा जाएगा जो एक खरब धूल में बदल जाएंगे। ये छोटे सरल शब्द नकुल ने अभी देखे गए रिकॉर्ड को सत्यापित करते लग रहे थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ये किंवदंतियां तब सच थीं, कम से कम सामान्य दिशा में? अगर किंवदंतियां सच थीं तो ताकतों की सितारा रैंकिंग भी होनी चाहिए। इस क्षण में नकुल का दिमाग उड़ गया था, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। जब से वे रहस्यमय बाईं आंख के साथ विलय हुए थे, वे शांत और दृढ़ हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी खतरनाक या हताश थी, वे अभी भी अपनी शांति वापस पाने में सक्षम थे। इसका मतलब है कि मेरी बाईं आंख एक प्राचीन भगवान की आंख थी। नकुल ने सोचा, लेकिन लगभग निश्चित थे कि ऐसा था। एक आंख जो एक प्राचीन भगवान से आई थी, जो डेसोलेट महाद्वीप के युग से आया था। नकुल अपने विश्लेषण में बहुत आश्वस्त थे। बेशक यह माना गया था कि किंवदंतियां सच थीं, इसलिए मैं अपनी बाईं आंख का नाम भगवान की आध्यात्मिक आंख रखूंगा। नकुल ने बड़बड़ाया, पेंग 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 पेंग। बाईं आंख अचानक तेज धड़कने लगी और आंख की गहराइयों के भीतर एक हल्की नीली रक्त जलती हुई लगी, जैसे कि एक सम्राट जाग रहा हो। एक और भी गहरी आभा नकुल की रक्त रेखा में विलय हो गई, जिसने नकुल के बालों का रंग और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अध्याय 223, ड्रैगन कंसीलिंग लेक, छिपी हुई ड्रैगन झील। नकुल ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और उन्होंने देखा कि उनकी रक्त रेखा की शक्ति मोटी हो गई थी। वे कमरे में वापस लौट आए। उन्होंने एक दर्पण निकाला और उन्होंने देखा कि उनकी बाईं आंख और बाल थोड़े गहरे हो गए थे। नकुल ने एक हल्की सांस ली और अपने नीले रक्त का संचालन किया। तुरंत एक पतली नीली रोशनी की परत ने उनकी त्वचा को घेर लिया था और इसने एक अजीब लेकिन नेक आभा दी। नकुल ने महसूस किया कि उनके रक्त और हड्डियां एक अवर्णनीय शक्ति से भर रहे थे और उनकी ऊर्जा बढ़ गई थी। मेरी ताकत 10-20% बढ़ गई है और मुझे कुछ हद तक संरक्षित लगता है। नकुल ने अपनी रक्त रेखा की शक्ति में बदलावों का बारीकी से निरीक्षण किया। दो मुख्य बिंदु थे। एक, उनकी रक्त रेखा की शक्ति मोटी हो गई थी और उन्होंने जो गुण प्राप्त किए थे वे बढ़ गए थे। दो, जब वे अपनी रक्त रेखा की शक्ति का संचालन करते थे तो एक कांच जैसी नीली टैटू उनके शरीर को घेर लेता था और यह उनकी रक्षा करता था। नकुल ने महसूस किया कि भगवान की आध्यात्मिक आंख की रक्त रेखा जागृति के लिए एक कदम आगे थी। उन्होंने जल्द ही अपनी आंख की पट्टी वापस लगा ली और उन्होंने अपनी रक्त रेखा की शक्ति को छिपा दिया, जिससे कांच जैसी नीली टैटू गायब हो गया। नकुल में कोई अंतर नहीं लग रहा था सिवाय इसके कि उनके बालों का रंग थोड़ा गहरा हो गया था। अगले दिन के लिए नकुल अपनी रक्त रेखा की शक्ति से परिचित हो गए और उन्होंने अपनी साधना को मजबूत किया। अभी उनकी साधना 5वें आकाश की सीमा तक पहुंच गई थी और वे कोर्स शिष्यों के बीच केवल मयंक के पीछे थे। अगली सुबह ब्रोकन मून कबीले के 10 कोर शिष्य 3 अलग अलग उड़ने वाले जानवरों पर बैठे और वे उत्तर की ओर चले गए। इस बार उनका नेतृत्व ब्रोकन मून कबीले के मास्टर, पहले बड़े दादी चंद्रवती, रमन मास्टर, उप प्रमुख अरविंद कुमार और पुरानी पीढ़ी के कुछ अन्य लोग कर रहे थे। नकुल उप प्रमुख अरविंद कुमार के 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी पर बैठे और उन्होंने इसे वश में करने में उनकी मदद की। इस समय 2 सिर वाला सिल्वर क्राउन पक्षी पहले से ही बेहद आज्ञाकारी था। उप प्रमुख अरविंद कुमार प्रशंसा से भरे हुए थे। आमतौर पर इस तरह के वयस्क उड़ने वाले जानवरों को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। कई को युवावस्था से ही वश में करना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में इस वयस्क 2 सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी को वश में करने में आधा साल से लेकर कई साल तक का समय लगता, लेकिन नकुल की मदद से केवल आधा महीना ही लगा।
कैरी और कृति भी दो सिर वाले सिल्वर क्राउन पक्षी पर बैठे थे। वे दो लोग थे जिनसे नकुल परिचित थे। सीनियर, हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? कृति ने आज्ञाकारी होकर पूछा। लगभग 2-3 दिन, जिसमें बीच में ब्रेक भी शामिल है, उप प्रमुख अरविंद कुमार ने जवाब दिया। एलायंस बैंक्वेट 13 देशों के क्षेत्रों में आयोजित किया गया था और यह प्रसिद्ध ड्रैगन कंसीलिंग लेक में था। ये झील 13 देशों के क्षेत्रों के केंद्र में थी। यात्रा पर नकुल पालथी मारकर बैठे और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपनी सच्ची शक्ति का संचालन किया। इसे संचालित करते समय वे ऊपर की हवा में बिजली की शक्ति को महसूस कर सकते थे। फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल के बाद से नकुल के सभी कौशल ने अपनी नींव के रूप में लाइटनिंग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया। लाइटनिंग इनहेरिटेंस में मूवमेंट, गति, हमला और सुरक्षा सहित हर पहलू शामिल था। नकुल के पास वर्तमान में साधना के दो रास्ते थे। एक था लाइटनिंग इनहेरिटेंस और दूसरा था मानसिक ऊर्जा। नकुल ने फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल के बाद शरीर को मजबूत करने पर लगभग हार मान ली थी। मूल रूप से वे 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल तकनीक की खेती करना जारी रख सकते थे क्योंकि उन्होंने सिल्वर वॉल तकनीक को पूरा कर लिया था। लेकिन शरीर को मजबूत करना कठिन था और प्रगति धीमी थी। ये बड़ी मात्रा में संसाधनों का भी उपयोग करेगा। 9 ट्विस्ट गोल्डन वॉल तकनीक एक शिखर स्तरीय नश्वर कौशल थी और अगर नकुल को इसकी ज़रूरत होती तो वे कबीले में अपनी स्थिति के साथ इसे आसानी से प्राप्त कर सकते थे। किसी को ये जानना था कि नकुल के मन में आध्यात्मिक स्तर के कौशल भी थे और सामान्य आध्यात्मिक कौशल में सख्त आवश्यकताएं थीं। लेकिन वे लाइटनिंग इनहेरिटेंस से बेहतर नहीं थे क्योंकि इनहेरिटेंस हर आत्मा के साथ पूर्ण थे। मूल्य के मामले में एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कौशल निश्चित रूप से लाइटनिंग इनहेरिटेंस जितना अच्छा नहीं था, जैसे कि एक आध्यात्मिक हथियार एक इनहेरिटेंस वस्तु जितना लायक नहीं था। नकुल ने शरीर को मजबूत किया था जब वे समेकन दायरे में थे और उन्होंने एक मजबूत नींव रखी थी। यही कारण था कि उनकी साधना तेजी से बढ़ सकती थी। लेकिन अब शरीर को मजबूत करने में कोई मतलब नहीं था जब तक कि कोई शरीर को मजबूत करने के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। किसी का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, मैं अपने एक विचार से उनकी सुरक्षा को तोड़ सकता हूं और किसी की सुरक्षा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरा लाइटनिंग विंड पाम उसे चकनाचूर कर सकता है। नकुल को कुछ समझ में आया। सबसे मजबूत दाव जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल सबसे उपयुक्त दाव था। और नकुल ने रहस्यमय मानसिक ऊर्जा तकनीकों और बिजली को चुना जो विनाश के लिए प्रयासरत थे। बैठे और समझ प्राप्त करते समय नकुल को अचानक हत्या के इरादे की एक सिजल महसूस हुई। भले ही यह सिर्फ एक सिजल थी और अच्छी तरह से छिपी हुई थी, यह नकुल की इंद्रियों से बच नहीं पाए। जायंट गोल्डन एशियन ईगल के ऊपर रमन मास्टर की आंखें ठंडी चमक गईं क्योंकि वे नकुल पर बंद थीं। कुछ दिन पहले जब नकुल वापस आए और जय से आगे निकल गए तो रमन मास्टर ने एक खतरा और दबाव महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से रमन मास्टर नकुल के परिपक्वता के रास्ते को समझ गए थे और बेचैन महसूस कर रहे थे। नकुल के परिपक्वता के रास्ते ने असंभव को संभव बना दिया। सिर्फ आधे साल के समय में नकुल ने कितने चमत्कार बनाए थे। बाहरी शिष्यों पर हावी होना, नंबर 1 बनना, लाइटनिंग विंड पाम की खेती करना, स्कारलेट मून केव में अपना वर्चस्व स्थापित करना, पहले बड़े के शिष्य बनना, फ्लोटिंग क्रैश ट्रायल के 10,000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ना, 3 कबीले की पार्टी में सभी को चौंकाना। और अब कई शिष्य चर्चा कर रहे थे कि क्या नकुल की सच्ची ताकत है डिसिपल से ज्यादा मजबूत थी। यह आखिरी बार है एलायंस बैंक्वेट। रमन मास्टर ने अपने दिल में बेचैनी को शांत करने की पूरी कोशिश की। अगर नकुल इस एलायंस बैंक्वेट में एक चमत्कार बना सकते थे तो वे किसी भी कीमत पर बाद वाले को मार डालेंगे। 3 दिन बाद एक चमकती नीली झील दिखाई दी। हम यहाँ हैं। तीनों उड़ने वाले जानवरों के ऊपर से उम्मीद और उत्साह की आवाजें आईं। नकुल ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि झील लगभग 1000 मील बड़ी थी। झील के बीच में सनफिदर सिटी के आकार का एक छोटा द्वीप था। इस समय पास के उड़ने वाले जानवर सभी बीच में छोटे द्वीप की ओर बढ़ गए। ये 13 कबीलों का जमावड़ा स्थान है, ड्रैगन कंसीलिंग लेक। उप प्रमुख अरविंद कुमार मुस्कुराए। ड्रैगन कंसीलिंग लेक के बारे में कई किंवदंतियां थीं। जाहिर तौर पर कई हजार साल पहले एक कल्टीवेटर ने यहाँ लगभग 100 साल तक खेती की थी और वह अंततः एक उज्ज्वल सितारा बन गया था जिसने एज्योर फ्लावर महाद्वीप में प्रवेश किया था। वह कल्टीवेटर कंसील्ड ड्रैगन के रूप में जाना जाता था, जिसकी साधना को ओरिजिन कोर दायरे में कहा जाता था और वह बेहद प्रसिद्ध था। इस महाद्वीप में जो कोई भी ओरिजिन कोर दायरे तक पहुंच गया था उसे किंवदंतियों के रूप में दर्ज किया गया था। कंसील्ड ड्रैगन की किंवदंतियां सच हैं, उप प्रमुख अरविंद कुमार ने आत्मविश्वास से कहा, जिसने कृति की जिज्ञासा को बढ़ाया। सच में? तुम्हें कैसे यकीन है? कृति ने उत्सुकता से पूछा। उप प्रमुख अरविंद कुमार हंसे। इस बार एलायंस बैंक्वेट के शीर्ष 3 पुरस्कारों का कंसील्ड ड्रैगन से कुछ लेना देना है। इनाम क्या है? नकुल और कैरी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए।
जब कंसीलिंग ड्रैगन लेक में खेती करते थे तो पीछे एक खंडहर था और जाहिर तौर पर उस खंडहर में ओरिजिन कोर दायरे के एक विशेषज्ञ से अंतर्दृष्टि और समझ थी। ये 13 देशों के सबसे कीमती स्थानों में से एक है, उप प्रमुख अरविंद कुमार ने कहा। कंसीलिंग ड्रैगन लेक में ओरिजिन कोर खंडहर की रखवाली शीर्ष 3 कबीले करते थे, क्लाउड स्वॉर्ड कबीला, प्राचीन मंदिर और ट्रू मिस्टिक कबीला। आमतौर पर केवल 3 कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन शेष 10 कबीले जाहिर तौर पर अनिच्छुक थे। इसलिए हर 10 साल में अलायंस बैंक्वेट उनके बीच अभ्यास के लिए एक कार्यक्रम था और संसाधनों को वितरित करने का एक तरीका था। जल्द ही ब्रोकन मून कबीले से लोग द्वीप में प्रवेश कर गए। छोटा द्वीप विशेष रूप से अलायंस बैंक्वेट की मेजबानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था। छोटे द्वीप के केंद्र में कई मील बड़ा एक सरनी मंच था। ये पहली बार था जब हर किसी ने इतने बड़े सरनी मंच को देखा था और इसे पिच काले रेत के पत्थरों से बनाया गया था। पिच काला रेत का पत्थर बेहद कठोर था और केवल नश्वर हथियार ही इसे मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में रेत के पत्थर ने शक्ति को कम कर दिया। काले रेत के पत्थर के मंच के चारों ओर 15 स्टैंड थे। प्रत्येक कबीले का एक संबंधित स्टैंड था और शेष 2 स्टैंडों के लिए वे आयरन ड्रैगन देश और स्काईरिच देश के लिए तैयार किए गए थे। उन 2 देशों के 2 फैक्शंस यहां शिष्यों को भेजते थे, लेकिन अंततः उन्होंने आना बंद कर दिया, उप प्रमुख अरविंद कुमार ने समझाया। जल्द ही ब्रोकन मून कबीले के समूह को एक स्टैंड पर ले जाया गया। स्टैंड का उपयोग केवल देखने के लिए नहीं किया गया था, उस पर आवाज भी था। कुछ घंटों बाद लिन मून कबीला और सिल्वर मून कबीला क्रमशः एक दूसरे के पास पहुंचे और उन्हें ब्रोकन मून कबीले के बाईं ओर रखा गया। तीनों कबीले एक कबीले हुआ करते थे और वे आमतौर पर दुश्मनों का एक साथ सामना करते थे। इन 3 कबीलों की संयुक्त ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। देखो, ये 4 सितारों में से एक है। स्टैंड से कुछ लोगों ने एक नज़र डाली। बिट्टू वास्तव में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। उनके आने से एक लहर पैदा हुई थी। उनकी साधना 7वें आकाश तक पहुंच गई थी और उन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों की चमक को कम कर दिया था। अगले दिन 13 कबीले के सभी 13 समूह पहुंचे। अप्रत्याशित रूप से आयरन ड्रैगन देश ने भी लोगों के एक समूह को देखने के लिए भेजा। आयरन ड्रैगन देश उत्तरी महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली देश था और उनकी ताकत 13 कबीलों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस बार का अलायंस बैंक्वेट पहले की तुलना में कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। काले रेत के पत्थर का मंच जला और पतली सोने की रोशनी की एक परत ने सरनी मंच को 4 भागों में काट दिया। उसी समय ट्रू स्पिरिट दायरे के 4 विशेषज्ञ 4 भागों में से प्रत्येक में सरनी को प्रबंधित करने गए। सरनी मंच को 4 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र से शीर्ष 3 को स्थान दिया जाएगा। अंत में 4 भाग एक हो जाएंगे और तभी सच्ची लड़ाई शुरू होती है। स्टैन से उत्साहित और उम्मीद भरी चर्चाएं आईं। जल्द ही क्लाउड मून कबीले के ट्रू स्पिरिट दायरे के एक विशेषज्ञ ने सभी घोषणाएं पूरी कर लीं। इस बार अलायंस बैंक्वेट में पहले स्थान के लिए इनाम न केवल 10,000 निम्न श्रेणी के प्राइमल क्रिस्टल स्टोन होंगे, उन्हें ओरिजिन कोर खंडहर में प्रवेश करने का भी मौका मिलेगा। उन्हें एक शेडिंग स्पिरिचुअल गोली भी मिलेगी। एक उज्ज्वल आवाज सुनाई दी। शेडिंग स्पिरिचुअल गोली, इसके बारे में जानकारी नकुल के सिर में आ गई। उसी समय हर कोई अराजकता में टूट गया। उप प्रमुख अरविंद कुमार उत्साह और सदमे से भरे हुए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अलायंस बैंक्वेट इस बार एक शेडिंग स्पिरिचुअल गोली दे रहा है। अध्याय 224, शानदार उपस्थिति। शेडिंग स्पिरिचुअल गोली। इन 3 शब्दों को सुनकर भाग लेने वाले सभी शिष्यों को लगा कि उनका खून दौड़ रहा है और कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग चकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। एक गोली बनाने वाले होने के नाते गोली के बारे में जानकारी जल्द ही नकुल के दिमाग में आ गई। शेडिंग स्पिरिचुअल गोली एक टियर 3 आध्यात्मिक गोली थी और इसका प्रभाव यह था कि यह उन लोगों की मदद करती थी जो ट्रू स्पिरिट दायरे में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, 20% तक। ये प्रभाव 7वें आकाश और हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट दायरे वालों के लिए इसके लिए पागल होने के लिए पर्याप्त था। इस दुनिया में एक कहावत थी, एक बार एक ट्रू स्पिरिट कभी नश्वर नहीं। सरल शब्दों में, एक बार जब कोई ट्रू स्पिरिट दायरे में प्रवेश करता था तो वे ऐसे प्राणी थे जिनकी तुलना नश्वर लोगों से नहीं की जा सकती थी। उनका जीवन रूप नश्वर लोगों से काफी आगे निकल गया था और ताकत और जीवन काल दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। 7वें आकाश के एक सामान्य कल्टीवेटर के पास ट्रू स्पिरिट दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने का 10% मौका था। एक शेडिंग स्पिरिचुअल गोली होने का मतलब था कि सफलता की मूल संभावना दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा शेडिंग स्पिरिचुअल गोली का एक और उपयोग है। जब आरोही दायरे में कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो वे अगले आकाश तक पहुंचने की गारंटी देते हैं। भले ही 7वें आकाश का कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है, वे आसानी से हाफ स्टेप ट्रू स्पिरिट दायरे तक पहुंच सकते हैं। नकुल आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उनका दिल धड़क गया। शेडिंग स्पिरिचुअल गोली का प्रभाव ट्रू स्पिरिट दायरे के तहत वालों के लिए महान था। अगले आकाश तक पहुंचने का 100% मौका, ये कितना लुभावना था।
किसी को ये जानना था कि आरोही दायरे के देर के चरणों में हर एक कदम कठिन था, खासकर चौथे आकाश के बाद। कोई उस कदम पर सालों या यहाँ तक कि दशकों तक फंसा रह सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक ग्रेड 3 आध्यात्मिक गोली है। नकुल की आंखें चमक गईं और उन्होंने एक फैसला लिया। भले ही उन्हें अपनी सारी ताकत का खुलासा करना पड़े, वे पहले स्थान के लिए लड़ेंगे। शेडिंग स्पिरिचुअल गोली का प्रभाव अप्रतिरोध्य था। जय की मुट्ठियां कसकर बंद थीं क्योंकि उनकी आंखों में एक रोशनी चमक गई। लिनमून कबीले के बिट्टू ने गहरी सांस ली और उनकी रक्त रेखा की शक्ति थोड़ा कांपने लगी, जिससे एक जबरदस्त आभा दिखाई दी। इनाम की घोषणा के बाद 13 कबीलों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की सभी की दृढ़ नज़र थी और कुछ की थोड़ी पागल और क्रूर अभिव्यक्ति भी थी। जल्द ही सभी पुरस्कारों की घोषणा की गई। पहले 3 ओरिजिन कोर खंडहर में प्रवेश करने में सक्षम थे और शीर्ष 10 सभी के पास संबंधित पुरस्कार थे, जिसमें आध्यात्मिक गोलियां, मार्शल आर्ट और प्राइमल क्रिस्टल स्टोन शामिल थे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था, केवल पहले स्थान का पुरस्कार ही लुभावना था। यह विशेष रूप से उन 4 सितारों के लिए था जो सभी 7वें आकाश तक पहुंच गए थे। अगर वे शेडिंग स्पिरिचुअल गोली प्राप्त करने में सक्षम थे, तो उनके पास 1 या 2 साल में ट्रू स्पिरिट दायरे में प्रवेश करने का मौका था। उसी दिन पुरस्कारों और नियमों की घोषणा के बाद प्रत्येक कबीले से प्रतिनिधि शिष्य पंजीकरण करने और अपनी संख्या प्लेट प्राप्त करने के लिए गए। दूसरे दिन एक बार हर 10 साल में एलायंस बैंक्वेट आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। इस समय 13 कबीले के शिष्यों को सभी को लगा कि उनका खून उत्साह से उबल रहा है। एलायंस बैंक्वेट केवल हर 10 साल में एक बार था और ये 3 कबीले की पार्टी से अलग था। ये पूरी तरह से युवा पीढ़ी के लिए एक मंच था और पुरानी पीढ़ी केवल देखने के लिए थी। इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोग थे जो यहाँ एक सांप से ड्रैगन में विकसित हुए थे। इसके अलावा एलायंस बैंक्वेट केवल अभ्यास जितना सरल नहीं था। नकुल ने उप प्रमुख अरविंद कुमार को ये कहते हुए सुना कि शिष्यों की रैंकिंग प्रत्येक कबीले को आवंटित संसाधनों को प्रभावित करेगी। इसका मतलब ये था कि अगर नकुल शीर्ष 3 तक पहुंचने या यहाँ तक कि पहले स्थान पर आने में सक्षम थे, तो ब्रोकन मून कबीले को बहुत फायदा होगा। यही कारण था कि 13 कबीले एलायंस बैंक्वेट पर बहुत महत्व रखते थे। काले रेत की सरनी मंच जो कई मील चौड़ा था, अचानक जलाया गया। विंग विशाल काले रेत की सरनी मंच को धुंधली सुनहरी रोशनी की किरणों द्वारा 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहला दौर क्वालिफाइंग राउंड। 4 क्षेत्रों ने 4 अलग अलग युद्ध के मैदानों का प्रतिनिधित्व किया और 4 सितारों में से प्रत्येक उनमें से एक में होगा। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद प्रत्येक क्षेत्र से शीर्ष 3 का फैसला किया जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड समाप्त होने के बाद 4 क्षेत्र एक हो जाएंगे और वहां से इतिहास में सबसे शानदार लड़ाई शुरू होगी। हर कोई अंतिम चरण के लिए उम्मीद और उत्साहित था और अगर कोई इस दौर में प्रवेश करता है तो वे अपने संबंधित कबीलों के लिए चेहरा इकट्ठा कर रहे थे, बेशक यह मानते हुए कि कोई प्रारंभिक चरण पास करने में सक्षम था। जल्द ही 13 कबीलों के 200 कुलीन शिष्यों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहले क्षेत्र में सपना थी, दूसरे क्षेत्र में आर्या था, तीसरे क्षेत्र में अनय था, चौथे क्षेत्र में बिट्टू था। हर क्षेत्र का नेतृत्व 4 सितारों में से एक ने किया था। इसका मतलब ये होगा कि 4 सितारे बहुत जल्दी नहीं टकराएंगे और यह निष्पक्षता को बढ़ावा देगा। नकुल को तीसरे चरण में भेजा गया था, कैरी को भी तीसरे क्षेत्र में भेजा गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वे मुस्कुराए, इससे पहले कि वे तीसरे क्षेत्र में चलें। तीसरे क्षेत्र में पहले से ही युवा पीढ़ी के 40 से 50 लोग थे और उन सभी के पास तेज आभा थी। उनमें से कोई भी ब्रोकन मून कबीले के ज्यादातर कोर शिष्यों से ज्यादा मजबूत था। तीसरे क्षेत्र का नेतृत्व अनय ने किया और हर कोई उन्हें सतर्क और गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ देखा। अनय ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे और वे बेहद सुंदर थे। वे हल्के से मुस्कुराते और ऐसा लगता था कि उनसे बात करना आसान था। उनके बारे में एकमात्र अलग बिंदु ये था कि उनकी पीठ पर 3 तलवारें थीं और उनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता वाली थी। रैंकिंग के मामले में अनय बिट्टू से ऊपर थे, लेकिन वे बाद वाले की तरह अहंकारी नहीं थे। अनय के अलावा क्षेत्र 3 में शीर्ष सीढ़ी से प्रतिभाशाली लोग भी थे। शीर्ष सीढ़ी पर प्रतिभाशाली लोग 4 सितारों से सिर्फ एक कदम नीचे थे और उनकी साधना छठे आकाश तक पहुंच गई थी, जिसमें हेड डिसिपल्स की ताकत थी। उदाहरण के लिए क्षेत्र 3 को लेते हुए वहां पहले से ही 3 या 4 शीर्ष सीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे जिनकी आभा मयंक से भी ज्यादा मजबूत थी। इन शीर्ष सीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों की आंखें चमक गईं क्योंकि वे अनय पर बंद थे। जाहिर है उनका लक्ष्य 4 सितारे थे, किसी और को उनकी आंखों में नहीं रखा गया था। क्वालिफाइंग राउंड अब शुरू होगा। इस आवाज के तहत ट्रू स्पिरिट दायरे के 4 न्यायाधीशों ने शुरुआत की घोषणा की। अगले पल में दर्शकों में अराजकता फैल गई। 4 सितारों में से प्रत्येक 13 कबीलों के शीर्ष प्रतिभावान लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर कदम रखा। पहले मंच पर 3 गज लंबी हरी तलवार पकड़े हुए एक लड़की, जिसकी आंखें शांति से भरी थीं, एक तस्वीर में एक देवी की तरह चुपचाप खड़ी थी।
वह सपना थी, 4 सितारों की प्रमुख, एक लड़की जिसने युवा पीढ़ी के हर किसी को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। दूसरे मंच पर शुद्ध काले कपड़े पहने एक युवक वहां खड़ा था और उसमें हर किसी के दिल को एक अथाह में खींचने की क्षमता लगती थी। तीसरे मंच पर अपनी पीठ के पीछे 3 तलवारों के साथ एक सुंदर युवक वहां खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। चौथे मंच पर एक पत्थर की नक्काशी के गुणों के साथ एक महानता की हवा वाला एक आदमी था। इस समय 4 सितारे सभी एक बार में शानदार ढंग से कदम बढ़ाए और उनके विरोधी सभी बेहद घबराए हुए थे। किसी को नहीं पता था कि इस पीढ़ी के सितारों का सामना करना एक सम्मान था या दुख। जियांग, एक ठंडी रोशनी की चमक जो बादलों को भी काट सकती थी, दिखाई दी थी। रोशनी की उस एक चमक ने काले रेत की सरनी मंच सहित सब कुछ मंद कर दिया। हर किसी का दिल कांप गया क्योंकि उनकी आंखों ने एक तलवार की छाया देखी। और इस समय सपना का हमला पूरा हो गया था। उनका प्रतिद्वंद्वी, जो शिखर 5वें आकाश पर था, के गले में एक धुंधला खून का निशान था। दर्शक सुंदर कट से सभी चकित रह गए। नकुल का दिल हिल गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अपना दिल काट दिया गया हो। वह तलवार किसी की चेतना में कटौती करने और अकेलेपन की भावना के साथ सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लगती थी। ये सही है, नकुल ने उससे अकेलापन महसूस किया। पहाड़ के शिखर पर खड़े एक से अकेलापन। लगभग उसी समय आर्या, अनय और बिट्टू ने अपनी लड़ाइयां पूरी कर ली थीं। क्लॉक, आर्या का प्रतिद्वंद्वी चुपचाप जमीन पर गिर गया क्योंकि उनकी आंखों, नाक और कानों से खून निकल रहा था। आर्या के प्रतिद्वंद्वी, जो प्राचीन मंदिर के हेड डिसिपल थे, हमेशा बिना आवाज के हार गए थे। क्षेत्र 3 में श्वा, अनय की पीठ में 3 तलवारों में से एक अचानक अपनी म्यान से बाहर निकल गई और यह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने से पहले हवा के माध्यम से उड़ गई। अपने तलवार के साथ पूर्ण प्रभुत्व में हवा के माध्यम से हमला करना। उन्होंने मिस्टिक ट्रू कबीले के इस कौशल को इतनी उच्च डिग्री तक प्रशिक्षित किया है। क्षेत्र 3 में लोगों के समूह ने महसूस किया कि उनका दिल ठंडा हो गया और कुछ के चेहरे पीले थे। अनय के कार्य एक भगवान के जैसे थे। नकुल और कैरी अपने दिलों में सदमे को दबा नहीं पाए। ये पहली बार था कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। अनय से ऐसी सुंदर, अविश्वसनीय और अपराजय शक्ति आई। मिस्टिक ट्रू कबीला जाहिर तौर पर शाश्वत जीवन के लिए रहस्यमय दरवाजे का पीछा करता है और उनके पास रहस्यमय तकनीकें हैं। एलायंस बैंक्वेट शुरू होने से पहले नकुल ने अन्य कबीलों पर शोध किया था। क्षेत्र 4, बिट्टू ने अपनी उंगली की ओर इशारा किया और एक ठंडी चांदनी की चमक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया, जबकि उसी समय खून थूक रहा था। तेज और सरल, एक सांस के छोटे अंतराल में 4 सितारों ने सभी ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार डाला। सबसे तेज लोग सपना और आर्या थे, जिन्होंने किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले अपने हमले पूरे कर लिए थे। यहाँ तक कि उनके प्रतिद्वंद्वियों ने भी यह नहीं देखा कि वे कैसे हार गए। 4 सितारे वास्तव में एक दूसरे से ज्यादा मजबूत हैं। नकुल ने गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने एक विशाल दबाव महसूस किया। पहले दौर में 4 सितारों ने जो ताकत दिखाई, वह केवल एक हिमखंड की नोक थी। उनकी सच्ची ताकत और छिपे हुए कार्ड अकल्पनीय थे। 4 सितारों की उपस्थिति ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया। उसके बाद 4 क्षेत्रों ने लड़ाई के अगले दौर की शुरुआत की। नकुल का ध्यान क्षेत्र 3 पर वापस चला गया। अनय के अलावा वहां भी कई शीर्ष सीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे जो मयंक से ज्यादा शक्तिशाली थे और 4 सितारों की रैंकिंग के लिए लड़ने की क्षमता रखते थे। नकुल ने पहले सोचा कि उन्हें अपनी बारी के लिए कम से कम आधा दिन इंतजार करना होगा, लेकिन ये तीसरी बारी में उनकी बारी थी। नकुल का प्रतिद्वंद्वी एक नीले रंग के कपड़े पहने लड़की थी जिसकी सुंदर बाहें थीं और एक ऐसे व्यक्ति की हवा थी जिसने 1000 मील से किसी को भी अस्वीकार कर दिया था। लड़की से सुंदरता और आभा ने क्षेत्र 3 के कई लोगों की अभिव्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया और यहाँ तक कि अनय ने भी उसे देखा। नकुल को लगा कि यह लड़की साधारण नहीं थी। वे मंच के चारों ओर भीड़ से उनकी ओर सहानुभूति की नज़र से बता सकते थे।